नमस्कार मित्रों। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव आ गए और दोनों ही चुनाव सचमुच में सर्वथा अनपेक्षित और अद्भुत हैं और स्तंभित कर देने वाले हैं। हरियाणा में किसी को उम्मीद नहीं थी कि भाजपा तीसरी बार सरकार में लौट आएगी और जम्मू कश्मीर में तो उम्मीद ही नहीं थी कि भाजपा वहाँ परास्त हो जाएगी, क्योंकि धारा 370 हटाने के बाद में ये पहला चुनाव था और इस चुनाव में भाजपा का नहीं आना उसके इस फैसले को ही खारिज करता हुआ नजर आ रहा है। सारे राजनीतिक पंडित और सारे ज्योतिषी अब मुझे लगता है कि मुंह छुपाए घूम रहे होंगे या फिर नए बहाने तलाश कर रहे होंगे। मेरे साथ दिक्कत ये है कि मेरे पास, मैं आज हरियाणा पे बात करना चाहता था जैसा कि मैंने सुबह कहा था, लेकिन मेरे साथ दिक्कत ये है कि मेरे घर में कोई समाचार चैनल है नहीं और मेरे अपने जो सूत्र हैं वो गिनती के हैं और जम्मू कश्मीर में मेरा कोई सूत्र है ही नहीं। हरियाणा में जरूर कुरुक्षेत्र में एक सज्जन है जो टेलीफोन पे ही उनसे मेरा संपर्क हुआ है और एक सज्जन झज्जर में हैं, वो पुराने समय से परिचित हैं, लेकिन दोनों को आज मैंने टटोलने की कोशिश की तो वो दोनों ही हतप्रभ थे और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ है उस पर उन्हें बिल्कुल ही विश्वास नहीं है, मतदाताओं को विश्वास नहीं है। बोले पहले हम खुद तो समझ लें कि ये क्या हो गया है, कैसे हो गया है, फिर आपसे बात करेंगे। तो बहरहाल हमारा मतदाता अपना करिश्मा दिखाता है, वो अच्छे अच्छों को सबक सिखा देता है, सबकी हेकड़ी निकाल देता है। वो पहले भी इंदिरा जी को और अटल जी को कूड़े के ढेर पे फेंक चुका है। उन दोनों के मुकाबले तो आज के नेता कहीं कुछ लगते ही नहीं हैं। बहरहाल जैसा कि मैंने कहा था कि मैं यदि हरियाणा पे बात नहीं कर पाया तो दादा श्री बाल्की बैरागी से जुड़ा हुआ एक रोचक संस्मरण आपको सुनाऊंगा। अब उसी पे आता हूँ, लेकिन संस्मरण सुनाऊँ उससे पहले जैसा कि निवेदन करता हूँ, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, करवाइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा। मित्रों, आपको अधिकांश लोगों को पता होगा कि दादा 1969 से 72 के बीच में मध्य प्रदेश शासन में सूचना प्रकाशन राज्य मंत्री थे। श्यामाचरण जी शुक्ल मुख्यमंत्री थे। सूचना प्रकाशन विभाग वो विभाग है जिससे किसी भी नागरिक का कोई काम नहीं पड़ता है, वहां पर किसी नागरिक का कोई काम अटकता नहीं है। उस विभाग का काम होता है सरकार के कामों का प्रचार करना। तो यदि काम अटकता है, काम पड़ता है, तो सरकार को इस विभाग से काम पड़ता है, नागरिकों को काम पड़ता नहीं है। तो दादा उस विभाग के मंत्री थे और दादा का काम था कि अखबार वालों से संपर्क रखना। और भोपाल चूंकि राजधानी है तो भोपाल के अखबार प्रतिदिन मंत्रियों को, मुख्यमंत्री जी को भी और मुख्य सचिव तक को भी टेलीफोन घनघनाया करते थे। आज भी सब करते ही होंगे, समाचार प्राप्ति के लिए सब करना पड़ता है। तो दादा सूचना प्रकाशन राज्य मंत्री थे। क्षेत्र की जनता, अपने मनासा विधानसभा क्षेत्र के या मंदसौर जिले के लोग आते थे अपना अपना काम लेके, तो दादा उनके काम करवाते थे। लेकिन वस्तुतः ऐसा कोई काम नहीं था कि नागरिक लोग किसी समस्या को लेके अपने किसी समाधान के लिए सूचना प्रकाशन विभाग के मंत्री के पास पहुंचे। तो पहली नज़र में देखा जाए तो दादा फुर्सतिया मंत्री हुआ करते थे, क्योंकि लोगों के लिए उसका खाली एक ही महत्व था कि ये मंत्री झंडी वाली कार में चलता है, इसको गार्ड मिलती है, इसको गार्ड सलामी ले देते हैं वगैरह वगैरह, जैसा कि होता है। लेकिन वो उपयोगी मंत्री नहीं थे, दर्शनीय मंत्री ज़्यादा माने जाते हैं। वो कितने उपयोगी होते हैं इसका महत्व तो समझदार लोग जानते होंगे। दादा सुबह उठते ही पहले अखबार देखा करते थे और अखबारों में भी इंदौर के स्वदेश को पहले देखा करते थे। मैं उनसे पूछता था कि आप स्वदेश वाले अखबार, स्वदेश क्यों देखते हैं पहले? बोले ये प्रतिपक्ष का अखबार माना जाता है, बाकी अखबार तो अपनी बात छापेंगे, जो अपन ने किया है, अपन ने कहा है वो छापेंगे, लेकिन प्रतिपक्ष का अखबार सदैव वो छापते हैं जो अपन ने नहीं किया है, अपन नहीं कर पाए हैं और जो अपने को करना चाहिए। तो लोगों की वास्तविक अपेक्षाएं, जनाकांक्षाएं सचमुच में प्रतिपक्षी अखबारों में उभरती है। अखबार वैसे अपने आप में प्रतिपक्षी होता है और उसमें भी कुछ लोग आत्मपरक हो जाते हैं, कुछ लोग वस्तुपरक होते हैं, लेकिन प्रतिपक्ष का अखबार ज़्यादा ध्यान से देखा जाना चाहिए। तो दादा सबसे पहले उस स्वदेश अखबार देखा करते थे। एक दिन उन्होंने देखा तो अखबार देखते ही वो सुबह चाय पीते, उस दिन संयोग से मैं भोपाल में ही था, तो चाय पीते पीते एकदम खुश हो गए, खूब जोर से हंसे वो। मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे स्वदेश बताया। स्वदेश में मुख पृष्ठ पे कार्टून छपा था। कार्टून कुछ इस तरह से था कि मंच सजा हुआ है, पीछे 2-3 लोग बैठे हुए हैं, एक सज्जन माइक पे बोलते हुए नजर आ रहे हैं, सामने कुछ श्रोता नजर आ रहे हैं और नीचे जो कैप्शन लिखा था, जो परिचय लिखा था उसके कार्टून का, ऐसा लगता है जैसे पीछे बात करने वाले सज्जन कह रहे थे उनमें एक निश्चित ही मुख्यमंत्री रहे होंगे, क्योंकि कैप्शन लिखा था कि कैसा रहे यदि
दो तीन लोग और ऐसे कभी मंत्री बना दिए जाएं, ऐसे लोग भीड़ जुटाने में बड़ी मदद करते हैं, बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा भीड़ जुटा लेते हैं। ये कार्टून देख के दादा खूब हंसे और उन्होंने तत्काल ही कहा, उनके पीए आ गए थे, निरखे जी पीए थे, बड़े अनुभवी और बड़े परिपक्व पीए थे, वो आ गए थे। उनका कि निरखे जी स्वदेश के संपादक जी से बात कराइए। उस वक्त माणक चंद जी वाजपेयी इंदौर के स्वदेश के संपादक हुआ करते थे और सब उन्हें मामा जी कहा करते थे। जब मामा जी से बात करने की कोशिश की, वो उस वक्त में डायल नंबर वाला टेलीफोन था, मोबाइल तो हुआ नहीं करते थे, तो मालूम पड़ा कि मामा जी से अभी संपर्क नहीं हो सकता है, बाद में संपर्क करेंगे। जब संपर्क हुआ मामा जी से, तो दादा ने मामा जी से कहा कि मामा जी, सबसे पहली बात तो ये कि आपके व्यंग्यकार को बहुत बहुत धन्यवाद दीजिएगा मेरी ओर से, क्योंकि उसका ध्यान मेरी ओर गया, उसने मुझे महत्वपूर्ण माना और अपने कार्टून का नायक बनाया, कार्टून की विषय वस्तु बनाई, वरना मेरी ओर देखता कौन है। तो सबसे पहले तो आपके कार्टूनकार को बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा है कि आपके इस कार्टूनिस्ट को आप मेरे खर्चे पे भोपाल भेजिए। मैं इस आदमी के साथ एक वक्त का भोजन करना चाहता हूँ, मैं और क्या कर सकता हूँ, इस आदमी को कैसे सम्मान दे सकता हूँ। तो एक मंत्री उसका मेजबान होगा और उन्हें भेजिए, मेरे खर्चे से आने जाने की सारी व्यवस्था मेरी रहेगी, आप उन्हें भेजिए और उनसे कहिए कि आने की कृपा करें, मैं उनके साथ भोजन करके खुद को सम्मानित करना चाहता हूँ। तो मामा जी ने कहा कि मैं कोशिश करूंगा। उसके बाद में वो कार्टूनिस्ट आए कि नहीं आए। हाँ, कार्टूनिस्ट मुझे याद आ रहा है कि शायद देवेंद्र शर्मा उस वक्त के कार्टूनिस्ट हुआ करते थे, आज बहुत स्थापित है, बड़ा नाम है वो। और हो सकता है यदि आप में से कोई उन्हें जानता हो, जो वीडियो देख रहा हो, कृपा करके उन्हें ये सुनाइएगा और पुष्टि करवाइएगा कि मेरी सूचना सही है, नहीं मेरी जानकारी अधूरी तो नहीं है। तो देवेंद्र शर्मा उस वक्त में वो कार्टूनिस्ट थे जिन्होंने बनाया था। अब मैं तो अगले दिन चला आया था भोपाल से, मुझे नहीं पता कि वो देवेंद्र शर्मा भोपाल पहुंचे कि नहीं पहुंचे, आगे क्या हुआ मुझे नहीं पता। लेकिन मित्रों, आप कल्पना कर लीजिए कि जिसकी मजाक की गई हो, जिसकी खिल्ली उड़ाई गई हो, वो मंत्री खुश होके धन्यवाद दे, इसलिए कि उसे अपने कार्टून की विषय वस्तु बनाया, नायक बनाया, उस पर ध्यान दिया। और इसका मतलब ये है कि मेरी अनदेखी नहीं की गई, मैं कहीं ना कहीं सरकार में इतना महत्वपूर्ण हूँ कि मेरी ओर ध्यान गया इस कार्टूनिस्ट का, भगवान उसका भला करे। आज का जमाना होता तो किसी कार्टूनिस्ट को ऐसी हिम्मत करता तो शायद वो फौरन जेल के अंदर कर दिया जाता। लेकिन उस वक्त में कोई वो लोग थे। उससे पहले यदि आप में ध्यान हो तो पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के वक्त पे एक ख्यात कार्टूनिस्ट हुआ करते थे, रंगा। तो वो कहा करते थे कि रंगा, मुझे बख्शना मत, छोड़ना मत मुझे, पंडित जी उनसे कहा करते थे। और यदि 2-3 दिनों तक पंडित जी पे रंगा जी का कोई कार्टून नहीं आता था, तो वो टेलीफोन करके कहते थे कि रंगा, तुम मुझसे नाराज हो क्या, मुझ पे कार्टून क्यों नहीं आ रहे तुम्हारे। वो वक्त था, ऐसे लोग थे। आज का वक्त अलग है, वक्त के हिसाब से मूल्य बदलते हैं। बहरहाल, मैं कुल मिला के ये कहना चाहता था कि दादा जिन मूल्यों को जीते थे, जिन संस्कारों में वो पले बड़े थे, वो ऐसे थे कि जिसने उनकी खिल्ली उड़ाई उसके प्रति उन्होंने आभार व्यक्त किया और उसे अपने यहाँ भोजन पर न्योता दिया। उम्मीद है दादा से जुड़ा हुआ ये संस्मरण आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगा होगा और आगे भी आप ऐसे संस्मरण सुनना पसंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझ पर कृपा बनाए रखिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब अवश्य करवाइएगा। नमस्कार, मैं आपका कृपाकांक्षी विष्णु बैरागी।